नमस्ते फ्रेंड्स। पिछले एक महीने में क्रूड ऑयल का प्राइस गिरा है ऑलमोस्ट 40%। वॉर वाले टाइम पे ब्रेंट क्रूड $122 तक गया था, आज $73 के आसपास है। लेकिन आप मुझे बताओ, आपके शहर में पेट्रोल डीजल का रेट कम हुआ क्या? नहीं हुआ ना? तो सवाल ये है, ये पैसा गया कहाँ? आज हम समझेंगे पूरा खेल। सरकार की पॉलिसी, किसको फायदा हो रहा है, चाइना क्या कर रहा है और अदानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट एनर्जी का फ्यूचर कैसे प्लान कर रहे हैं। 27 मार्च 2026 को जब ईरान इजराइल वॉर की वजह से क्रूड 70 से $122 तक पहुंचा, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी ₹10 पर लीटर कम किया। पेट्रोल पे ₹13 से ₹3, डीजल पे ₹10 से 0। लेकिन ये कंज्यूमर को नहीं मिला, ये सीधा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मतलब इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल को गया, जो ऑलरेडी ₹26 पर लीटर पेट्रोल और ₹82 पर लीटर डीजल का अंडर रिकवरी एब्सॉर्ब कर रहे थे। मतलब सरकार ने टैक्स छोड़ा ताकि कंपनीज डूब ना जाए, आपकी पॉकेट में कुछ नहीं आया। अब जून 2026 में वॉर ठंडी हुई, क्रूड $73 पे आ गया, तो क्या पंप प्राइस कम हुआ? नहीं। पैटर्न देखो, जब क्रूड गिरता है सरकार एक्साइज बढ़ा देती है। 2025 में भी यही हुआ था। ब्रेंट $63 पे गया, सरकार ने एक्साइज ₹2 पर लीटर बढ़ाया और क्लियरली बोला रिटेल प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। ये कोई नया ट्रिक नहीं है दोस्तों। 2014 में जब मोदी सरकार आई तब इंटरनेशनल क्रूड प्राइस क्रैश हुए थे $100+ से $30 to $40 तक। उस वक्त सरकार ने किया क्या? एक्साइज ड्यूटी 9 बार बढ़ाया सिर्फ 15 महीने में। 2014 से 2021 तक पेट्रोल पे एक्साइज 200% बढ़ा और डीजल पे 600%। रिजल्ट, सरकार का ऑयल से टैक्स कलेक्शन ₹1.72 लाख करोड़ इन 2014-15 से ₹4.5 लाख करोड़ इन 2021 हो गया। ये 163% का जंप था। टोटल रेवेन्यू में पेट्रोल, डीजल, गैस का कंट्रीब्यूशन 5.4% से बढ़कर 12.2% हो गया। ये जेन्युइनली एक कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजी है। जब ग्लोबल प्राइस गिरता है टैक्स बढ़ाओ, जब प्राइस बढ़ा है थोड़ा टैक्स कम करो ताकि बाकी पब्लिक को एकदम शॉक ना लगे। लेकिन नेट कंज्यूमर को कभी फुल बेनिफिट नहीं मिलता। अब देखते हैं फायदा किसको हुआ। गवर्नमेंट एक्सचेकर, सबसे ज्यादा फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल डेफिसिट मैनेजमेंट और सब्सिडी फंडिंग के लिए ये टैक्स एक रिलायबल इनइलास्टिक रेवेन्यू सोर्स बन गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, जब क्रूड एक्सपेंसिव होता है एक्साइज कट उनका अंडर रिकवरी कवर करता है, उनकी बैलेंस शीट प्रोटेक्ट होती है। आम कंज्यूमर सीधा फायदा बहुत लिमिटेड, कभी कभी प्राइस फ्रीज का इनडायरेक्ट फायदा मिलता है। जैसे अभी वॉर में प्राइस नहीं बढ़ाई, लेकिन जब क्रूड सस्ता होता है तब भी रेट कम नहीं होते। तो दोस्तों, जैसी सीधी बात, यह एक रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म है। जब ग्लोबल प्राइस अप जाता है सरकार अपना रेवेन्यू थोड़ा कम करके आपको शॉक से बचाती है। जब ग्लोबल प्राइस डाउन जाता है यही सरकार वापस वही रेवेन्यू ले लेती है। आप परमानेंटली कहीं भी नेट विनर नहीं बनते, आप सिर्फ वोलाटिलिटी से बचते रहते हो, सेविंग नहीं मिलती। अल्टरनेटिव गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी, क्या ऑप्शन है? स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल्डअप, सस्ता क्रूड मिलते वक्त इंडिया भी रिजर्व बना सकता है। अभी इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिजर्व कैपेसिटी बहुत छोटा है चाइना के कंपैरिजन में। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या टारगेटेड सब्सिडी, टैक्स कलेक्ट करो पर उसे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कुछ हिस्सा फ्यूल सेंसिटिव सेक्टर्स यानी कि ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर को सीधा ट्रांसफर करो। डायनामिक एक्साइज बैंड, एक ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला बना के बताया जाए कि किस क्रूड प्राइस रेंज में कितना एक्साइज होगा। अभी ये डिसीजन केस बाय केस डिस्क्रिशनली होता है। ये मेरी एनालिसिस है डेटा के बेस पर। फाइनल पॉलिसी डिसीजन सरकार का है और उनका अपना फिजिकल लॉजिक है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी कंज्यूमर के लिए हेल्पफुल होती है। अब देखते हैं दुनिया का सबसे स्मार्ट ऑयल बायर चाइना का स्ट्रेटेजी बिल्कुल अपोजिट है हमसे। जब भी क्रूड सस्ता होता है, जैसे 2025 में जब ब्रेंट $60 to $70 रेंज में था, चाइना एग्रेसिवली खरीदता है और अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में स्टोर करता है। एस्टिमेट है कि उनका टोटल रिजर्व स्ट्रेटेजिक प्लस कमर्शियल
1.2 से 1.3 बिलियन बैरल का है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। इसका फायदा क्या हुआ? जब ईरान वॉर की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट डिस्टर्ब हुआ, चाइना को पैनिक नहीं करना पड़ा। उनके पास ऑलरेडी बफर था। वो डिस्काउंटेड रशियन और ईरानियन क्रूड भी लेते हैं, जो सैंक्शन होने की वजह से सस्ते मिलते हैं। मतलब चाइना सस्ता खरीद के रिजर्व बनाता है और क्राइसिस के टाइम पे उसका यूज करता है, बिना अपने कंज्यूमर को डायरेक्टली इंपैक्ट किए। इस स्केल पे इंडिया अभी इस स्केल पे रिजर्व नहीं बनाता। यह एक बड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। एक इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक एंगल भी है इसमें। अदानी ग्रुप ने अपने 24 जून 2026 एजीएम में बोला कि अदानी पावर अगले 5 साल में अपनी जनरेशन कैपेसिटी 45 गीगावाट तक ले जाना चाहता है, विथ ओवर ₹2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर पावर एक्सपांशन प्रोग्राम। साथ में अदानी ग्रीन ऑलरेडी 19.3 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑपरेशनल कर चुका है और 2030 तक 50 गीगावाट का टारगेट है। खावड़ा गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल पार्क बना रहा है। और सबसे बड़ा सरप्राइज, उन्होंने अदानी एटॉमिक एनर्जी अनाउंस किया है 10 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी का टारगेट 2035 तक। इसका कनेक्शन ऑयल से क्या है? सिंपल, जितना इंडिया अपनी इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट एनर्जी को ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट रखेगा, उतना ही ये ग्लोबल क्रूड साइकिल से अफेक्टेड रहेगा। रिन्यूएबल और न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ने से लॉन्ग टर्म में इंपोर्ट बिल कम हो सकता है। यह एक कंपनी स्पेसिफिक बेट नहीं, बल्कि एक नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी ट्रेंड है। इसका अदानी सिर्फ एक बड़ा प्राइवेट प्लेयर है। इन्वेस्टर के लिए एडवाइस, ये एक्सपेक्ट मत करो कि क्रूड क्रैश होने से आपकी मंथली फ्यूल कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बजट प्लानिंग इसी अजम्पशन पे करो कि एक्साइज एडजस्ट हो सकता है। अपने पोर्टफोलियो में एनर्जी ट्रांजिशन थीम, रिन्यूएबल्स, ट्रांसमिशन, ईवी इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड की तरह देखो। शॉर्ट टर्म क्रूड प्राइस मुंह से कंफ्यूज ना हो। ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल का मार्जिन क्रूड साइकिल और सरकार के एक्साइज डिसीजन से डायरेक्टली जुड़ा होता है। इनको ट्रैक करके वक्त सिर्फ क्रूड प्राइस मत देखो, गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंसमेंट भी देखो। कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक बाय सेल डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट एडवाइजर या एनालिस्ट को पर्सनली कंसल्ट करो। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। तो दोस्तों, बॉटम लाइन यह है, ऑयल प्राइस गिरना एक ग्लोबल फेनोमेनन है, लेकिन इंडिया में वो बेनिफिट सीधा आप तक पहुंचने से पहले एक टैक्स मैकेनिज्म से गुजरता है। समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग रियल वर्ल्ड के बेस पर करो, ना कि हेडलाइंस के बेस पर। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके शहर में लास्ट 3 महीने में पेट्रोल का रेट कितना चल रहा है और कितना चेंज हुआ है।